नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे जीएस संगम बुक, उसके तहत मैं जो है वर्ड हिस्ट्री आपको करा रहा था, जिसके तहत मैंने 3 वीडियो करा दी। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, तो ये हम पूरी तरह से आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक? देखिए कल मैंने आपको यहीं पे छोड़ा था, विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते रहते हैं और बन भी जाते हैं। देख लीजिए एनटीपीसी, आरआरबी में पूछे गए, एसआई में भी आया है, पीसीएस वगैरह में तो आम बात है, वहाँ तो आते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। बाकी जो पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन मैंने डाला था, उसे ज़रूर देखें दोस्तों। मैं जहाँ-जहाँ मॉक कराता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा नज़र आ रहे हैं, ठीक? तो ज़रूर देखें दोस्तों। बाकी आप सपोर्ट करते रहेंगे, इसके लिए मतलब जो है धन्यवाद रहेगा आपका हमेशा के लिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। मेरे गले में थोड़ा खराश रही थी ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है दोस्तों, जबकि कुछ खाया भी नहीं उस सुबह से, लेकिन फिर भी सॉरी 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 सॉरी। देखिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, नदी के निक्षेपण स्थल रूप हैं। देखिए एक सेकंड। देखिए यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, नदी के निक्षेपण स्थल रूप कौन से हैं? तो प्राकृतिक तटबंध। दोस्तों देखते हैं नदी के दोनों तरफ प्राकृतिक तटबंध होते हैं। भाई नदी ही तो बनाती है प्राकृतिक तटबंध। अगला दिया है कि मरुस्थल से संबद्ध विशेषता है, तो बरखान है। मरुस्थल जो है, मरुस्थल में क्या बनते हैं? बरखान बनते हैं। अगला है बरखान का अभिप्राय क्या है? तो बालू का चंद्राकार टीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा है कि जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले कहलाते हैं, तो बरखान कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों रेगिस्तान है, यहाँ पे बहुत सारी जो है बालू है और यहाँ पे हवा चल रही है इस दिशा में, ठीक? तो ये सीधी सी बात है, ये हवा आएगी यहाँ पे उड़ाना शुरू करेगी, उड़ा के थोड़ा मान लीजिए आगे ले आई, तो यहाँ पे एक ऐसी आकृति बना देगी अर्धचंद्राकार बालू की, तो उसे क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो उसके मरोड़ और पिछलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? तो मिएंडर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। अगला है मृत घाटी मानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, ठीक? अगला है टेलर घाटी है, तो अंटार्कटिका में है। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, श्रीलंका है दोस्तों। अगला है नदी अंधी घाटियां। देखिए अच्छा ये बताइए, अरीय अफवाह आप जानते हैं कि नहीं दोस्तों? अरीय न जानते होंगे कि एक नदी मान लीजिए इधर को बह रही, एक नदी इधर को बह रही, एक नदी इधर को बह रही, एक नदी इधर को बह रही। अपने यहाँ जैसे देखिए, ये सोन नदी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, महानदी हो गई, ठीक? तो इस तरह हो जाएगी। तो इसका उदाहरण क्या है? श्रीलंका है। अंधी घाटी पाई जाती है काठ प्रदेश। लिखा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात के अलंग में। विश्व का सबसे बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे जो है मतलब ये जो है ना अलंग, अलंग में क्या होता है ना, जहाजों को तोड़ा जाता है और जो है इसे मतलब क्या है ना विखंडन। यहाँ पे मतलब जहाजों का तोड़ने का जो कार्य होता है ना, वो विश्व में सबसे बड़ा है। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी है, तो यह उदाहरण है रिफ्ट वैली का। अब वायुमंडल के संगठन देख लेते हैं। लिखा है रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, तो आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल। अगला है वायु का लगभग भाग ऑक्सीजन है, तो वो मतलब 1:5 के अनुपात में है, ठीक दोस्तों? थोड़ा तबीयत कम सही है। एक सेकंड दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, तो कितना होता है? 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। अगला है अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। अगला वह गैस जो वातावरण का महत्तम भाग है, नाइट्रोजन है। हवा में प्रधान रूप में विद्यमान गैस है नाइट्रोजन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह पर्यावरणीय परत जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर है। अगला धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है कोहरा कहलाता है। अगला है वायुमंडल में लगभग 78 से 79% जो है क्या होती है? तो नाइट्रोजन होती है। अगला है कपासी जो मेघ होते हैं रुई के समान होते हैं दोस्तों, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, ठीक? या बनते हैं। अगला वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। क्या होती है? 0.03%। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में तड़ित द्वारा स्थिरीकरण हो जाता है नाइट्रोजन गैस का। अगला है वायुमंडलीय परतों में सबसे कम घनत्व होता है, तो बहिर्मंडल का होता है, इसलिए वहां पे गैसें नहीं होती दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में
वायुमंडल में मौजूद वह गैस जिसका उपभोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से ओजोन सुरक्षित रखता है। अगला है पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और ताप मंडल है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। अगला क्वेश्चन हवा के दबाव को आप कहेंगे तो वायुमंडलीय दाब कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर जानते हो क्या है? समताप मंडल है दोस्तों। सॉरी यार, देखिए ये क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर जो है समताप मंडल है। अगला सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं तो मेटियोरोलॉजी कहते हैं। अगला है वायुमंडल की वह परत जिससे रेडियो का संचार संभव होता है, आयन मंडल होता है। अगला है वह तत्व जो किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है तो ऊंचाई है। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो 21% होती है। अगला है वह वायुमंडलीय परत जिसमें ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, समताप मंडल है। अगला है दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग तो 90 से 120 किलोमीटर। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है दोस्तों। अगला वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है तो लिखा है 0.036%। अगला है स्ट्रीट लाइट होता है तो अधिक ऊंचाई पर सप्ताह मंडल में स्थापित वायु जो है पोत होता है। ये अभी हम लोग देखे होंगे, ये प्रैक्टिस सेट जब कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चाहे जो एग्जाम हो, शायद मुझे लगता है बीपीएससी में तो नहीं पूछा गया, कहीं ना कहीं मैंने देखा है प्रैक्टिस सेट में शायद, तो ये पूछा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ कहाँ पूछा गया, आर ओ में पूछा गया तो बीपीएससी होगा दोस्तों, वहां पूछा गया होगा, नहीं हो सकता हाई कोर्ट में हो। अगला है वायुदाब सबसे कम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब कम होता है। क्यों? क्योंकि गैसें जो मतलब देखिए वायुदाब इसमें कम क्यों होता है? देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गैस गर्म होती है। जब सीधी सी बात है, जब गर्म होंगी तो वो प्रसार करेंगी तो हल्की नहीं हो जाएंगी। अगला है कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है तो पच्छाद मेघ है दोस्तों। अगला है वायुमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है। अगला अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की मध्य मंडल परत में जल जाते हैं। ये देखिए उल्का उल्का पिंड क्या होता है? जब मतलब वहां से टकराता है कोई पिंड और टकराने के बाद वो आता है दोस्तों, ठीक, घर्षण के कारण, और हमारे मध्य मंडल में आता, प्रवेश करता है। जैसे ही हमारे वायुमंडल के मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो वो जलने लगता है। अगर वो जल कर पूरी तरह से समाप्त हो गया दोस्तों तो उसे कहेंगे उल्का, यानी जला और पूरी तरह से। कभी आप देखे होंगे, आपके आंखों के सामने लेटे होंगे और ऐसा हुआ होगा, कई बार हुआ होगा, मेरे सामने भी हुआ, कई सबके सामने हुआ होगा, ठीक। अब जला और मतलब जल गया उसे तो उसे कहेंगे उल्का। लेकिन अगर वो नहीं जला और वो जलने के, वो जलता 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 इतना बड़ा था कि वो जाके पृथ्वी पर गिरा तो उसे कहेंगे उल्का पिंड। समझ में कि नहीं? आगे बढ़ जाए। लिखा है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से ऑर्गन 1% है दोस्तों। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है। कितना है? 0.03%। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। अगला है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल की मध्य मंडल परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं। अगला है मध्य मंडल यानी मीजोपॉज तापमंडल के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। अगला है कि कुल भूमंडलीय कार्बन का 1% भाग वायुमंडल में समाहित है। अगला है वायुमंडल की समताप मंडल परत पर ओजोन परत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है तो समताप मंडल होता है। अगला है पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयन मंडल परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है। ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ट्रोपोस्फीयर में पानी के वाष्प का प्रतिशत कितना है? तो 0 से 4%। अगला है वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है तो उसे आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर वायुमंडल की एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर दो परतों का अतिव्यापक का जो है अतिव्यापक करता है।
अगला है वातावरण की सबसे गर्म परत कौन है? थर्मोस्फीयर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन गैस सम्मिश्रण है तो यूवी यूवी विकिरण जो ऑक्सीजन अणु से मिलता है। अगला है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है तो बहिर्मंडल है दोस्तों। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर कहलाती है। क्या कहलाते हैं? एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, वही इंग्लिश लिखा है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन एक है लेकिन ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में लिख दिए हैं बस। अगला क्वेश्चन है कि हेट्रोस्फीयर सॉरी हेट्रो हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से जो है हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है दोस्तों। वायुदाब के बारे में देख लेते हैं। लिखा है दोस्तों सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है तो व्यापारी पौने। अगला है ग्रही पौनों की सभी प्रकार हैं तो जैसे व्यापारी पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय स्टरलीज ये सारी हो जाएंगी। लिखा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों तो क्षोभ मंडल है। कौन सी है? क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी तो यूवी किरण है। कौन सा है? जैसे पृथ्वी की सतह पर जो पहुंचने वाली यूवी किरण है ना, त्वचा त्वचा कैंसर को ये जो है जन्म देती है दोस्तों। और इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये जो समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर ये रोकता है दोस्तों से यूवी किरण को पृथ्वी पर आने से। अगला क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक है तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा है दोस्तों। अगला वह क्षेत्र जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है वो क्षोभ सीमा होता है हमारा। अगला है वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों। लिखा है अगला क्वेश्चन दिया है उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें हैं होती हैं तो व्यापारिक पवनें। उष्णकटिबंधीय वो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड कल ही आया था ये क्वेश्चन। विषुवत रेखा पर स्थित है एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों ये केवल विषुवत रेखा पर ही नहीं रहता 0 डिग्री। देखिए मैं अगर बनाऊं ये 0 डिग्री तो यहाँ 0 डिग्री केवल यही नहीं रहता। अगर सूर्य उत्तरायण हो रहा तो ये उत्तर की ओर खिसकेगा, सूर्य दक्षिणायण हो रहा तो ये दक्षिण की ओर खिसकेगा। यानी ये मूव करता रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसे हम फिक्स नहीं मानते। जैसे अपने यहाँ क्या होता है जब गर्मी होती है जून उन में तो ये जून में अपने आप को जानते हो कहाँ स्थापित करता है? राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उत्तर भारत में। राजस्थान एक्चुअली कहना गलत होगा। उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है हमारा वहाँ स्थापित करता है। ठीक, राजस्थान के सामने जैसे मान लीजिए हम भारत ये बना रहे हैं तो ये मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है तो यहाँ पे स्थापित कर लेगा। तो सीधी अगर यहाँ पे सोचिए हाई लो प्रेशर है, ठीक, अब लो प्रेशर है तो सारी हवाएं इधर चलेंगी कि नहीं? तो यही तो है, यही इसीलिए तो हमारे यहाँ मानसून आता है। अगला क्वेश्चन है उस क्षेत्र का आईटीसीजेड नाम है जहां व्यापारी पवन अभिसरण करती हैं। आईटीसीजेड में सी का अर्थ क्या है? कन्वर्जेंस यानी अभिसरण। जहां पे मिल देखिए अभिसरण क्या होता है? जब इस तरह होता है किसी चीज में कन्वर्जेंस इसे कहते हैं। आप जो है अभिसारी अभिसारी प्लेटें सुने हैं कि नहीं? कन्वर्जेंट जो है प्लेट्स, तो अगर सुने होंगे तो जानते होंगे आप। देखिए आर्द्रता के बारे में देखते हैं। लिखा है क्या लिखा है कि जल चक्र में बादलों का गठन जो है संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। संघनन जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है तो वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। अगला है बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाती है तो चिनोक कहाँ बहती है दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका। अगला है कि आर्द्रता का मापन सामान्यतः किया जाता है तो शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमान मापन से। अगला क्वेश्चन दिया है कि ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है तो क्या बनता है? ओस बनती है। अगला है पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अगला है उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक होता है तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। अगला है वे बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है तो वर्षा स्त्री। अगला क्वेश्चन है वह हवा जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है तो मानसून हवा है। संघनन नहीं होता है तो धुआं। अगला है सरकार संसार का आर्द्रतम स्थान है तो मौसिनराम है दोस्तों। अगला है सूचना केंद्र स्थापित किया जाता है तो ओस्लो। अगला है कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय गर्त अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आमतौर पर जो है पारंपरिक या संवहनीय वर्षा होती है। अगला है आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को कहते हैं तो भौगोलिक वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसमी सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। अगला हवा के एक विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है
इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है, तो ये पूर्ण आर्द्रता हो जाएगा। अगला है तुंगता संचयी मेघ, जो है ना ये कितना होता है, तो 2000 मीटर से 6000 मीटर तुंगता पर बनते हैं दोस्तों। अगला है साइप्रस और क्यूम्यूलस प्रकार है, तो बादल के ही प्रकार है दोस्तों। ठीक। देखिए यहाँ पे हम देखें आगे, देखिए मैं कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे आपको बताते चल रहा हूँ, ताकि मतलब दोस्तों ये ना रहे कि ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाया आपको, समझा कि नहीं? तो मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को वाताग्र वर्षा कहते हैं। अगला है भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्प के कारण होने वाली वर्षा को कहते हैं संवहनीय वर्षा। अगला है बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को कहते हैं बर्फीली बारिश। वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है तो वाष्पीकरण और संघनन। अगला है कि समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, लवण वाला होता है समुद्र का जल, क्योंकि नदियां पृथ्वी के लवण मतलब नदियां पृथ्वी से लवण जो है नमक बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। दोस्तों ये बात आप देखे होंगे, जब नदी में आप लंबे समय तक स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो आपको लगेगा गले में बहुत ज़्यादा खराश टाइप से, नमक टाइप से आपको महसूस होगा और प्यास बहुत आपको लगना शुरू हो जाएगी। कभी नहाए होंगे, तब मैं नहाया हूँ, कई बार नहाया हूँ, तब मतलब जो है आपको लगेगा। उस समय तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वहाँ रीज़न ये हो जाएगा यहाँ का। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर नमक तो हर जगह है दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को चाट के देखिए, अगर आप कलम को भी चाटेंगे ना, थोड़ा खट्टा महसूस होगा। मतलब आप मेज़ को चाटिए, अपना चाहे आप जुबान लगाइए, दीवार आपके आस-पास हो उसमें लगा दीजिए। देखिए खान सर तो कहे भैंस को भी चाटिए वो खट्टी लगेगी, मतलब कुछ भी है। तो हाँ, सही बात है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं देखिए आप हाथ को चाटिए, आँसू या हर जगह तो नमक लगा है, तो वो क्या करता है पृथ्वी पर हमारे नमक है ही है। तो नदियाँ जब बारिश होती है तो नदियाँ जो है क्या करती है, अपने द्वारा ये जितना भी जल होता है इसमें नमक मिल जाता है और इसे बहा कर ले जाएँगे समुद्र में। और समुद्र का पानी वाष्प होता है ना, लेकिन नमक तो वही रहता है। नमक कहाँ रहेगा भाई, सीधी-सी बात है। अगर नमक और पानी का घोल है, मान लीजिए समुद्र दोस्तों, ठीक? एक गिलास में नमक पानी का घोल है, तो सीधी-सी बात, जब वाष्प होगा, तो नमक का नहीं होगा, पानी का होगा। अगर नमक का वाष्प होता, तो कभी नमक नहीं बनता, समझ में आया कि नहीं? तो पानी का वाष्प हो जाता है, नमक नीचे रह जाता है। भाई जो नमक का जैसे कैसे गुजरात-वुजरात क्षेत्र में निकालते हैं बताएँ? देख लो, आज बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो ये समुद्र है, यहाँ पे आस-पास है, लहरें आती हैं, इस वाले क्षेत्र तक आ जाती है, यहाँ तक। तो वो क्या करते हैं, पेन थोड़ा चेंज कर देता हूँ हल्का-सा। देखिए, अगर यहाँ तक ये वाले मतलब लहरें यहाँ आ जाती दोस्तों, तो यहाँ एक मेड़ बना देते हैं। क्या बनाते हैं? मेड़ ऊपर तक, और लहरें आई समुद्र की और इसमें जो है पानी डाल दी, ठीक? खूब बढ़िया खारा पानी आ गया यहाँ पे। अब ये कुछ समय बाद क्या होगा? ये वाष्प होगा, पानी यहाँ से वाष्पीकरण करके ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ इसके नीचे क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा कि नहीं? उस नमक को बटोर लेंगे, यानी उसे एक गैदरिंग उसकी कर लेंगे, यानी उसे इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद मशीनों में जाके प्यूरीफाई होगा वो। प्यूरीफाई नहीं, पानी को प्यूरीफाई कहेंगे। मतलब यानी अगर हम बात करें तो उसे मतलब उस क्या करेंगे यार दोस्त? शोधित करेंगे, जो भी है शोधित करेंगे मान लीजिए, तो उसके द्वारा फिर जो है पॉकेट में भर के फिर मार्केट में आपको नज़र आता है। जैसे कोई नमक बहुत सस्ता है, जो जहाँ मतलब हमारे यहाँ राशन की जो दुकान नहीं होती थी, वहाँ दोस्तों जो नमक देते थे ना, उसे अगर सब्ज़ी में डालो खर्र खर्र बोलता था, वो बहुत अच्छा नहीं। टाटा का नमक सबसे बेस्ट होता है, कौन-सा? टाटा का, ठीक? तो आप देखेंगे तो उस समय क्या यानी उसमें जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा से सफाई नहीं थी उस नमक की, इसीलिए उस तरह लग रहा था हमें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। देखिए पवन संचार, ओह माय गॉड! 1 सेकंड। देखिए पवन संचार की अगर हम बात करें, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई हुई थी, तो कब किए थे? तो 1953 में हुई थी। अगला है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? लू कहलाती है। अगला है अगला क्वेश्चन दिया है कि पर्वतों, पहाड़ों और नदियों की ऊंचाई से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों और नदियों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनें, डाउन स्लोप विंडो को कहते हैं अवरोही पवनें। भाई अवरोही का मतलब क्या होता है? उतरते, ये उतर रहा है अवरोही हो जाएगा इस तरह। अगर नदी घाट मान लीजिए कोई घाटी है, इस तरह पवनें उतर रही तो क्या हो? अवरोही पवनें हो जाएंगे, और ऊपर चढ़ रही हैं तो और आरोही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र जहां देखिए जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है, तो ये क्या है? अधिविष्ट वाताग्र है। देखिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में एक वह संक्रमण क्षेत्र जहां प्रगामी शीत वायु
द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है तो ये है अधिविष्टित वाताग्र है। अगला उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो विश्व के अटलांटिक भाग में इसे हरिकेन कहते हैं। देखिए स्थलीय गर्म पवने नहीं है तो मिस्ट्रल व टाकू नहीं है। दैनिक पवन तंत्र है तो स्थल और सागर समीर है दोस्तों, दिन में चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन में क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ये दैनिक पवन तंत्र का है, जो स्थल और समीर पवन है। समीर मतलब हवा होती है और स्थल और सागर की हवाएं कैसी होती है, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता। मान लीजिए भारत है दोस्तों, आप बताइए दिन में भारत गर्म होगा कि नहीं? दक्षिण में तो गर्म हो जाएगा, आपको पता होगा इस समय मतलब ठंडी भले ही है, लेकिन ये क्षेत्र हमारा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये खनिज वाला क्षेत्र भी है, तो यहाँ ये दोस्तों गर्म हो जाएगा। अब बताइए अगर ये यहाँ गर्म हो गया तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा कि नहीं? आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। लो प्रेशर बनेगा, 100% बनेगा। और हवाएं कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है हवाएं। जैसे एक बाल्टी से अगर हम पानी निकालेंगे तो जिस जगह का पानी बाहर निकालेंगे उस पानी को भरने के लिए अगल बगल का पानी उस जगह पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो अगर यहाँ पे लो प्रेशर बना तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी, उठेंगे कि नहीं बताइए? और ये हवाएं ऊपर उठ के कहाँ आसमान में जाएंगी, ऊपर उठ के चली जाएंगी, तो यहाँ क्या बना, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी उसे हम कहेंगे लो प्रेशर। तो ये अगल बगल की जो समुद्र की पवने हैं ना यहाँ पे आ जाएंगी, समझा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा आप बताइए, स्थल समीर है कि नहीं? यानी स्थल की ओर चल रही है ना, तो स्थल समीर हो जाएगा। रात में यही केस उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, रात में समुद्र हो जाता है हल्का हल्का गर्म हो जाता है। समुद्र देर से ठंडा देर से गर्म होता है ना, ये गर्म रहता मान ली, यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर, यहाँ हो जाता है लो प्रेशर। अब हवाएं इधर से इधर को चलती है, समझा कि नहीं? यही है कॉन्सेप्ट, बहुत मतलब डीप में नहीं गया हूँ, नॉर्मल बता दिया हूँ। लिखा है शीत एवं शुष्क पवन है मिस्ट्रल। अगला है कि यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो औसत से कम और देर से मानसून। अगला है दिल्ली और पटना के बीच चलने वाला गर्म शुष्क विषादग्रस्त हवाओं का नाम है तो काल बैसाखी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी पवनें उत्पन्न होती हैं तो उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय या उच्च दाब कटिबंध। लिखा है रोलिंग फोर्टिज के नाम से जाना जाता है पछुआ पवनों को। स्थलीय पवन को डॉक्टर वायु कहते हैं, हरमट्टन, हरमटन। अगला क्वेश्चन एक ठंडी और शुष्क वायु है तो बोरा है दोस्तों, इटली में है। मैंने आपको बताया था जो इडली नहीं सुने हो, साउथ की एक डिश है इडली, तो ये इडली में हम क्या भर के लाएंगे, बोरा। बोरा में क्या लाएंगे, इडली, तो बोरा से इटली। लेवेस स्पेन की है दोस्तों, कहाँ की है? ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के है। ब्लैक रोलर कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका। सांता आना मोस्ट इंपोर्टेंट कैलिफोर्निया। हबूब सूडान की। यामो जापान के। मिस्ट्रल जो है फ्रांस की है। अब देखिए चक्रवात के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वह प्रतीक जो गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र से वायु सन्निहित यानी ऊपर वायु सन्निहित एयर मास का सही निरूपण करता है तो सीटी है। क्या है? सीटी। अगला दिया एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो फनी क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला है कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को नाम दिया गया है तो हरिकेन दिया गया है। 2013 में बंगाल की खाड़ी में आया था तो फेलिन चक्रवात आया था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न हुआ था तो अरब सागर दोस्तों। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है तो मिसिसिपी मैदान हो जाएगा। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली। टोर्नेडो दोस्तों कैरेबियन सागर का है। कैरेबियन सागर कहाँ है? मैंने आपको बताया था मैक्सिको खाड़ी और मैक्सिको खाड़ी और जो है कैरेबियन सागर आप देखेंगे तो उसके बीच में एक युकाटन चैनल है, इसे जोड़ता दोनों को। तो ये दोस्तों जमैका वाला जो क्षेत्र नहीं वहाँ कैरेबियन द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है ये सारा। अगला एल नीनो तो प्रशांत महासागर, कई दिन से मैं चर्चा कर ही रहा हूँ आपके सामने। अगला है कि नरगिस नाम है तो इरावती डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात का नरगिस नाम है। उष्णकटिबंधीय, अब इरावती नदी कहाँ है ये आपको जानना है, म्यांमार में पड़ता है। इरावती साल्वेन दोनों नदियां मैंने आपको बता दी है दोस्तों। देखिए आपको काम क्या है, रिवीजन करना है, आपके माइंड में रखना आप ही को है दोस्तों। ठीक, एग्जाम में बैठना भी आप ही को है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। जो भी पढ़ें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। और कुछ चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, मुझे लगता है बिना पेन कापी तो बैठे ही ना। अगर नोट नहीं करते हैं तभी, जैसे मैंने आपको कैरेबियन पढ़ा है तो कैरेबियन नोट कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए अपने आप मन से, जैसे रफ करते नहीं है मैथ वैथ का, वैसे कैरेबियन तो कैरेबियन, एल नीनो प्रशांत महासागर। ऐसे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जब आप नोट करते हैं ना आपके माइंड में वो चीज़ें आती रहेंगी दोस्तों। कभी भी मतलब होता है तो ऐसे पढ़िए दोस्तों, बिना हाँ ऐसे मतलब ना पढ़िए कि मतलब बिना पेन के बिना कॉपी के पढ़ रहे हैं, गलत बात है दोस्तों। लंबे समय तक अगर रखना याद
तो वही तरीका अपनाइए जो मैंने बताया। अगला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अगला है चक्रवात का केंद्र या कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है, तो आई या आंख कहलाता है। अगला है तड़ित झंझावात थंडरबोल्ट, ये भूटान को कहते हैं। पिट में भी आया क्वेश्चन है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है तो भूमध्य सागर, ये पश्चिमी विक्षोभ है। अभी वर्तमान में जो वर्षा होगी गर्मी में मतलब ठंडी में अपने उत्तर भारत में, यही विक्षोभ कराएगा दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। अगला भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है तो पृथ्वी का अपनी ध्रुव की चारों ओर घूमना। अगला है कि किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की आंख कहा जाता है। अगला है अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है तो हरिकेन कहते हैं दोस्तों। अब देखिए कुछ चक्रवात के नाम देखते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया का है, टाइफू जापान का है, बागुइयो फिलीपींस का है, हरिकेन यूएसए का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखते हैं जलवायु और मौसम दोस्तों। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जब अगर वर्षा होती रहती है तो उसे प्रस्फोट या फटना कहते हैं, मानसून का फटना। ठीक। अगला हुआ चक्रवात जो पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जल चक्र है दोस्तों। अगला है कि किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए सबसे महत्व, देखिए जल चक्र मैं समझा सकता हूँ आपको, कहो तो समझा दूं दोस्तों, 1 मिनट लगेगा। चलो मैं नॉर्मल ऐसे बता देता हूँ जल चक्र क्या होता है। देखिए मान लीजिए समुद्र का जल है, यहाँ मैं थोड़ा भारत बनाता हूँ तो आपको समझा पाऊंगा। एक सेकेंड। देखिए क्योंकि हमारा यही टॉपिक, हम यही टॉपिक आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए मैं थोड़ा भारत ऐसे बना दिया नॉर्मल दोस्तों, कोई मुझे मारेगा नहीं अगर उसका स्टेट गलत हो जाएगा, ठीक। नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारना नहीं है। हम लोग बहुत मजा करते हैं ये सब, जब भी मैप बनाते हैं। ये हाथ से बनाओ ना, इसलिए पेन से बनाते तो बहुत अच्छा बनता, बहुत बढ़िया बनाता हूँ मैं मैप ना, क्योंकि इधर इंडियन ज्योग्राफी मैंने अभी जल्द ही खत्म की है पूरी, तो उसमें मैंने बहुत सारे मैप बनाए, हर पेज पे मैप बना है मेरे। ठीक है, क्योंकि बिना मैप के पढ़ने में मजा नहीं आता। देखिए दोस्तों अगर हम बताएं, यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र का जल क्या होगा, गर्म होगा तो वाष्प करेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के बादल बनाएगा, बादल बना के ये जाएगा तो सीधी सी बात है इस वाले क्षेत्र में यहाँ जमा कर देगा हिमालय पे। ठीक। हिमालय पे जाके बात देखो, 4400 मीटर की ऊंचाई पर जब वर्षा होती है ना, तो पानी नहीं बरसता है, बर्फ बरसती है, इसीलिए हिमालय वाला क्षेत्र बर्फीला होता है। क्यों? क्योंकि वह बारिश बर्फ के रूप में होती है। ठीक। अब मान लीजिए वहां बारिश बर्फ के रूप में हो गई, जमा हो गई। ठीक। अब वो जमा हो गई, धीरे धीरे पिघलेगी तो नदियों में पानी आएगा, उसका आएगा कि नहीं। कुछ नदियां साउथ की होंगी तो मतलब वर्षा वाली नदियां होंगी तो यहाँ भी पानी आएगा, ये साके फिर सागर में मिलेगा, सागर से फिर बारिश हो, फिर वही प्रोसेस, ये प्रोसेस देखेंगे इस तरह चलेगा। कुछ भूमिगत जल होगा, वो भी वाष्प करेगा, ऊपर उठेगा, बादल बनेगा, उसके बाद फिर बारिश करेगा, फिर नीचे जाएगा, ये क्रम हमारा चलता रहेगा। ये इसे कहते हैं जल जल। कभी आपने सोचा, जैसे मेरे माइंड में पहले आता था कि अच्छा यार नदियों में पानी कभी कम ही नहीं होता, कौन सा इतना बड़ा मतलब वो ग्लेशियर है कि कभी पिघल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आप बाद में फिर पता चला कि भैया ऐसी बात है कि जो है हिमालय जो है वहाँ पे मतलब बर्फ तो बहुत सारी है, लेकिन बर्फ मतलब ऐसा नहीं कि वो पिघलती नहीं, वो पिघलेगी, दूसरी फिर जाके बर्फ उतनी जमा हो जाती है, समझे कि नहीं। लेकिन अब हिमालय के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां भी हैं दोस्तों, वो एनवायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है, वो फिर कभी समझा देंगे। ठीक। देखिए वो अलग बता देंगे किसी दिन। लिखा है कि देखिए मैं आपको माइंड खोलने की कोशिश किया करता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैं क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं बुक ही तो करा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। दोस्तों बुक नहीं करा रहा हूँ, बुक के पीछे जो लॉजिक दे रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट, वो मेरे खुद के ही तो हैं। आप देख रहे होंगे मैं प्रैक्टिस सेट भी कराता हूँ तो उसमें कितनी चीजें बता देता हूँ एक्स्ट्रा। मैं अगर बुक करा रहा हूँ तो देखिए माना मेरे पास वो चीजें नहीं है, इतनी फैसिलिटी। आप ही की तरह हूँ, जैसे आप स्टूडेंट हैं सेम टू सेम मैं भी स्टूडेंट हूँ, इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं खर्च किए हैं दोस्तों। मैंने बताया ना, माइक मैंने खरीदा है, 2800 का माइक लिया था, 6000 का पेन ड्राइव लिया था, स्टैंड लिया था, और उसके बाद लाइट वाइट सारी चीज़ें मैंने ली थी, बोर्ड लिया था, मतलब बहुत सब कुछ किया हूँ। लेकिन दोस्तों नहीं बन पाता है, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें तो जानते ही नहीं हूँ पहले। जैसे पेन टाइप को मैंने मंगा लिया यूट्यूब पे देख के, लेकिन जब यूट्यूब पे शुरू की उसका देख रहा था तो कुछ बना ही नहीं। आज तक एक वीडियो नहीं मैंने पेन टाइप से बनाई, जबकि 1 साल हो गया अब मंगाए। सोचो घर वाले मेरे गुस्सा ना होंगे कि 6000 रुपये फंसा दी, लेकिन फिर भी मतलब कुछ कहते नहीं है, तो मैं सोचता हूँ चलो ठीक है रखा है। लेकिन हम अभी शुरू जल्द करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ किसी से पूछें, अगर कोई बता सकता है तो देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो नहीं तो वरना मैं क्यों कराऊँ दोस्तों, आप बताएँ? मेरा नहीं मन करता मैं बोर्ड पे आऊँ, सामने बोलूँ, हेलो दोस्तों जय हिंद, शुरू कर दें फिर कहानी। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने ऑफ़लाइन तो बहुत पढ़ाया है, कम से कम 400-500 बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन का इतना वो नहीं है, बात को समझिए थोड़ा।
और दूसरी चीज़ मेरे पास बोर्ड नहीं, सबसे बड़ी बात। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, हम अपना जो है नॉलेज कहाँ दिखाएँगे? देखिए सक्सेस इंसान हो जाता है कहाँ? जब उसे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। सबसे ज़रूरी प्लेटफ़ॉर्म होता है दोस्तों। अगर किसी को प्लेटफ़ॉर्म मिल गया ना, तो वहाँ वो झंडे गाड़ सकता है। लेकिन किसी को प्लेटफ़ॉर्म ना मिले, तब क्या हो? तब दोस्तों फिर खुद का ही सिस्टम कुछ करना पड़ता है ना, तो वही है, थोड़ा आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे करते रहिए आप। और दोस्तों देखिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है धीरे-धीरे, और मुझे पैसे मिले नहीं है ना सोचिए, अभी $17 बने हैं, सोच नहीं सकते हो, 1 साल से हो गया ऊपर लगा पड़ा हूँ। देखिए पेशेंस मैंने बहुत रखा है यूट्यूब पे। 1 साल से ऊपर हो गया, मैं लगातार वीडियो मेरी आ रही हैं। उस मतलब कुछ महीनों नहीं आई हैं, बीच में तबीयत खराब थी और थोड़ा मतलब घर-वर बन रहा था, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम थी। इसलिए मतलब वीडियो नहीं आ रही थी। बाकी मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं आती है दोस्तों। आप देखेंगे कि मैं जब शुरू करता हूँ वीडियो तो लगातार वीडियो आती है। और अब ये वीडियो का सिलसिला रुकेगा नहीं आपको। जो-जो ज़रूरत होगी सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊँगा। थोड़ा-सा मतलब टाइम दीजिए आप, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दूँगी, ठीक? तो ये सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा आप ही लोगों का सपोर्ट है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए बिना किसी मतलब पैसे के, मतलब मैं पैसा जितना लगाया मुझे उतना आज तक मिला नहीं। लेकिन फिर भी मैं लगा पड़ा हूँ। बताया ना $17 मैं आपको दिखा भी दूँगा। 1 साल का भी यूट्यूब का कल आया है। 1 साल की जर्नी मैंने आपको दिखाया है कि कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने वॉच टाइम बढ़े, कितनी सारी चीज़ें बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप ही लोगों को सपोर्ट होगा तब आगे बढ़ते रहेंगे अपना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ही का भाई हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ आगे बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चक्र जो पृथ्वी, तो ये जल चक्र मैंने आपको थोड़ा समझा ही दिया है। अगला किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वर्षा, वायु की गति और आर्द्रता का योगदान। अगला वर्षा मेघ को दर्शाता है, तो निम्बस है, क्या है? निम्बस है। अगला है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, तो अमेज़न बेसिन में होती है। अगला है भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है, तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन, वह कारक जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती है, वो हिमालय है दोस्तों। अगला है भारत का वह स्थान जो अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, वो दिल्ली है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप समानता उष्णकटिबंधीय प्रकार का मानसून है। दोस्तों देखिए हिमालय हमारी बहुत रक्षा करता है इस मामले में। अगर हिमालय ना होता, सपोज करिए कि अगर हिमालय ना होता, तो शायद हमारा अधिकांश भारत ना, उत्तर भारत तो पूरा मतलब ठंडी में सिकुड़ जाता, हो सकता है कोल्ड रेगिस्तान बन जाता दोस्तों, समझे कि नहीं? यानी शीत मरुस्थल में तब्दील हो जाता उत्तर भारत। जो आज हम देख रहे हैं ना, खेती हो रही है इसकी उसकी फलाना धमकाना, ये सब मतलब हिमालय की देन। तो हिमालय हमारी बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है। हमारे यहाँ ठंडी भी बहुत सारी होती है, हो सकता है बारिश भी हमारे यहाँ ना होती, और बताओ, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हिमालय बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है। वो सब मेंस का टॉपिक फिर बन जाता है, फिर मैं और डिटेल में चला जाऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, थोड़ा-थोड़ा आपको हिंट दिया करता हूँ अक्सर। कभी ऐसा नहीं हो कि मैं हिंट ना दूँ, कोई टॉपिक आए तो, कुछ भी आए तो। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि महाद्वीपीय जलवायु बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा मतलब प्ररूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः गर्मियों में वर्षा होती है। अगला दोस्तों दिया है वह शब्द जो समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय अवांधिक रूप में गर्म होता है, तो एल नीनो है। अगला वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को कहते हैं पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां जो है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र जलवायु क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये गर्म शीतोष्ण वाला क्षेत्र में वन झाड़ियां हैं। अगला है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो शीत ऋतु में होती है। अगला वर्ष भर शुष्क रहता है, तो चिली रहता है दोस्तों। अगला वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन मतलब संबंधित है, तो थार्न थ्वेट से। अगला है अर्जेंटीना में खेती का मुख्य कारण। देखिए अर्जेंट में हम क्या करते हैं, पंप करेंगे, किसी को अर्जेंट में क्या करेंगे, तो पंप, पंप से हो जाएगा पंपास, ठीक। अब देखिए और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अमेरिका सबका क्या है, गुरु है, मतलब पूरे विश्व में, तो उसके सब लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो प्रेरी हो जाएगा, प्रेयर से प्रेरी हो जाएगा, ठीक। और देखो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है मानचित्र में, तो नीचे को इंग्लिश में कहते हैं डाउन, तो डाउन हो जाएगा, ठीक। और देखो सहारा मरुस्थल, मरुस्थल नहीं बताना हमें, हमें क्या बताना है, घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका, फ्री सवाना, ठीक? सवाना यानी मैंने कहा सबाना, यानी सवाना, तो लोग कह रहे हैं फ्री का है यानी अफ्रीका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? वेनेजुएला, मैंने कहा जो है मुझे जुआ खेलना है, सॉरी वेनेजुएला,
इसका क्या होता है वेनेजुएला में? लापेज, लानोज, हाँ लानोज। मैंने लानोज कहाँ का है? वेनेजुएला का है। तो जुआ खेलना है लान में, जुआ खेलना है लान में, लानोज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह पूरा दिया हुआ, मैं तो लटा दिया हूँ, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है, आगे भी पढ़ा दूंगा। तो ये सारी चीजें। विश्व का सबसे ठंडा है बारखोयांस्क है। भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी जो है बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला है आंग्ल अमेरिकन संस्कृति पर्यावमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो मैक्सिको और क्यूबा को। अगला है वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है? तो एशिया है। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो दोस्तों देखिए ये सबसे ज्यादा सूखा ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम मरुस्थल घोषित कर देते हैं। अगला है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। अगला है पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, बोलिविया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है? तो मानसूनी जलवायु। अगला है कपास के कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं? तो गर्म, आर्द्र और ग्रीष्म काल। अगला है कि विश्व के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। 2010-2012 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजा में कितना उच्चतम तापमान था? 58 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। लिखा है कि ठंडी जलवायु में वायु अपवाह यानी एयर ड्रेनेज या पौधों को पाले से होने वाले नुकसान को बचाता है दोस्तों। अगला दिया टुंड्रा जलवायु की विशेषता क्या है? सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं होता वहां पे। टुंड्रा क्षेत्र में कहाँ होगा? टुंड्रा टाइगा। अगला है गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश को समाहित रूप से पूर्वोत्तर प्रायद्वीप जैसे देशों मतलब क्षेत्रों में वर्षा जो होती है ना 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है दोस्तों। ठीक, देखिए जो जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहाँ लेटराइट मिट्टी बनेगी दोस्तों। मैंने आपको कई सारी चीजें बताई हैं ऊपर, आप इंडियन ज्योग्राफी देखे होंगे अगर तो आप जानते होंगे, याद होगा आपको। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ घास के मैदान अभी याद करा देंगे ट्रिक से आपको। अगला है भारत के योजना आयोग द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। देखिए कैलिफोर्निया में जलवायु क्या है? भूमध्य सागरीय। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमीय और बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय और साइबेरिया में शीत शीत शीतोष्ण। अब देखिए घास के मैदान दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ मैं आपको ट्रिक बहुत सारी बता दूँ। देखिए दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। मैंने बताया दक्षिण अमेरिका में ही अर्जेंटीना दोस्तों। अगर दोनों देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। अर्जेंटीना पूछा तो अर्जेंट में पंप तुरंत लगा देंगे, लेकिन ये पूछ लिया ना तो गड़बड़ कर देंगे आप। समशीतोष्ण पूछा यानी कर्क रेखा के नीचे वाला पोर्शन समशीतोष्ण। तो कर्क रेखा के नीचे ही अर्जेंटीना है, देखिए जाके थोड़ा। अर्जेंटीना वहीं से होकर गुजरी है, अर्जेंटीना वहां से गई हुई है कर्क रेखा। तो अर्जेंटीना के नीचे वाला पोर्शन जाएंगे समशीतोष्ण में आ जाएगा तो पंपास हो जाएगा। ठीक, घास के मैदान तो जैसे घास के मैदान कौन है? सवाना, सवाना अफ्रीका, प्रेरी, प्रेरी स्टेपी यानी टोपी लगाए हैं मेरे सिया यानी एशिया, एशिया समझ है कि नहीं? पंपास, स्टेपी, सवाना, प्रेरी सभी प्रसिद्ध है तो घास के मैदान है दोस्तों। ये सारे हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण तो है ही है अमेरिका, ये प्रेरी हो जाएगा। प्रेयर सब किसकी करेंगे? अमेरिका की। कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है तो ओंटारियो नहीं है दोस्तों, ये कठिन है। सॉरी दोस्तों ये कठिन क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना है। अगला हुआ शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं वो प्रेरी है। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है दोस्तों, ये उत्तर में ही पड़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है, बाकी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वही है सब। अगला दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है पंपास है, दक्षिण अमेरिका का पूछा है। अगला हुए शीतोष्ण घास के मैदान जो इसीलिए तुम देखिए मतलब आप देखे होंगे दोस्तों आप लोग अर्जेंटीना में जो है मतलब मांस और दूध ज़्यादा होता है। मतलब मांस क्यों? मतलब जो है घास है ही है अच्छी खासी, तो भाई सीधी सी बात पशुधन होगा ही, तो वहाँ पशुपालन अच्छी मात्रा में है तो उससे मिल्क बनेगा, तो मिल्क वगैरह तो आप जानते ही होंगे इस तरह। जैसे न्यूजीलैंड में भी यही है, ऐसे ही आप सुने होंगे। न्यूजीलैंड में कैंटेबरी घास का मैदान है, कौन सा है? कैंटेबरी। अगला दिया है कि वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं। मैंने बताया ना यूरेशिया यानी एशिया, एशिया यानी मेरे सिया
वो क्या हो जाएगा, स्टेपी। अगला है पार्क लैंड वनस्पति, तो पार्क लैंड सवाना हो जाएगा। देखो सब लोग जब आएंगे तो पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं पार्क लैंड, कोई पार्क भी तो बनाना पड़ेगा। अगर फ्री का है तो भीड़ बटुरेगी, तो फ्री का भी हो जाएगा। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो अफ्रीका में है। पम्पाज और स्टेपीज हैं तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन दिया है घास के खुले मैदान विल्ड होते हैं तो अफ्रीका में होते हैं। ठीक, अगला है दक्षिण अफ्रीका के शीतोल घास के मैदानों को कहते हैं विल्ड कहते हैं। याद करा सकता हूँ, एक ट्रिक है, हम इसे बैल याद कर लेते हैं, बैल यानी बेल्ट यानी पीछे, जो मतलब पीछे रहते हैं थोड़ा, और अफ्रीका वाले रहते हैं थोड़ा। देखिए बहुत अजीब बात है ये कहना, मतलब बहुत गंदी बात है, मैं मानता हूँ दोस्तों, ऐसा किसी को कहना नहीं किसी देश के बारे में, लेकिन मतलब ट्रिक मैंने बना ली है अपने साथ। मैं इसीलिए कुछ ट्रिक मैं आपको नहीं बताता हूँ दोस्तों, जान के नहीं बताता हूँ, क्योंकि कुछ ट्रिक ऐसी होती है जो मतलब मुझे कहने में नहीं अच्छी लगती है, तो मैं सोचता हूँ खुद ही जानो ज़्यादा ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि नहीं बताना चाहता, ठीक, मतलब अजीब लगता खुद ही मुझे, लेकिन मुझे कहना पड़ता है फिर कभी, कि हो सकता है आप ही लोगों को फायदा हो जाए, एग्जाम में आया क्वेश्चन सही हो जाए आप लोग का। अगला है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है तो पंपास है। ठीक दोस्तों, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, अब ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई, हम कल से देखेंगे दोस्तों। देखिए इतना ही पोर्शन इसमें जो है आता है, और ये सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी देखेंगे, इंडियन पॉलिटी। ठीक, क्या देखेंगे, इंडियन पॉलिटी आराम से देखेंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, जो मतलब क्विज है सारी ये सब देते रहिए, मॉक देते रहिए अपना जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग देखते रहिए वीडियो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।